हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं एक डिफरेंट टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ। कुछ कारणवश जो मेरा कुंडली मिलान का 5th पार्ट बनना था, वो उसमें मेरे नोट्स जो हैं पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं हो पाए। तो एक छोटा सा वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ अष्टमांश कुंडली के ऊपर। अष्टमांश कुंडली बहुत इम्पॉर्टेंट होती है दोस्तों, और इसको आपको देखनी भी आनी चाहिए, इसको आपको बनाना भी आना चाहिए। हालांकि हर सॉफ्टवेयर में रेडीमेड अवेलेबल आपको मिलेगी। तो इसी के ऊपर सारी वीडियो जो है आधारित है। पहले कैलकुलेशन पार्ट रहेगा, फिर इसमें मैं कुछ आपको टिप्स बताऊंगा कि अष्टमांश कुंडली में आपको क्या देखना है। देखिए, मैं अपने चार्ट के ऊपर ही इसको आपको बनाना सिखा रहा हूँ, और जो लोग साथ साथ अगर लैपटॉप ऑन करके जगन्नाथ होरा में मेरी डेट ऑफ बर्थ टाइप करेंगे। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4 दिसंबर 1970 10:30 AM, और प्लेस ऑफ बर्थ है दिल्ली। मैंने कल जो वीडियो बनाई थी भृगु बिंदु, उसमें भी मेरे डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स हैं। तो देखिए, आप जगन्नाथ होरा में जहाँ चार्ट्स का कॉलम होता है, वहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको D8 चार्ट मिल जाएगा, जो कि सेम यही वाला चार्ट होगा। लेकिन मैं फिर से आग्रह करता हूँ दोस्तों कि जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं उनको हर कैलकुलेशन आनी चाहिए। रेडीमेड सॉफ्टवेयर्स में तो हर चीज़ अवेलेबल होती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये D8 चार्ट बनता कैसे है, इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो वीडियो आरंभ करने से पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ उन सबका जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, और आशा करता हूँ ऐसे ही आप मेरी वीडियोस को लाइक करते रहेंगे दोस्तों। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ चार्ट बना रखा है, क्योंकि मेरे पास थोड़ा बोर्ड की जो स्पेस है वो कम थी, तो थोड़ा दिखने में आपको छोटा लग सकता है। लेकिन मैं क्या करूँगा, जब वीडियो अपलोड होगी तो मैं इसको पूरी तरह से आपकी स्क्रीन व्यू पे कर दूँगा, जिसमें मेरा जो फेस है शायद नहीं दिखाई देगा। तो इसको समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, D8 को हम 8 पार्ट्स में अगर डिवाइड कर देते हैं तो अष्टमांश कुंडली हमारे पास बन के आ जाती है। तो अष्टमांश कुंडली जो होती है दोस्तों, बहुत ही उसको ध्यान से आपको एनालाइज करना पड़ता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ऊपर मैंने राशियों के नाम लिखे हैं, छोटे छोटे हैं, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे मैंने डिग्रीज लिखी हैं 00 345 डिग्रीज तक। उसके बाद 345 से 730 डिग्रीज तक 2 नंबर आ जाएगा। फिर 11-15 तक 3, 15 तक 4, 18-45 तक 5, 22-30 तक 6, 26-15 तक 7 और 30 डिग्रीज तक 8। तो 3:45 को हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो इस तरह से ये चार्ट जो बन के आ जाता है दोस्तों। और देखिए, इसकी कैलकुलेशन क्या है। अगर आपका लगन या कोई भी प्लैनेट 345 डिग्रीज तक है और मेष लगन में है या मेष राशि में है, तो आपको उसको मेष राशि में D8 चार्ट में लिख देना है दोस्तों। तो इस तरह से सारी इसको आप नोट कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बनाना सिखाऊंगा कि चार्ट बनता कैसे है। देखिए, ये मेरी कुंडली के लगन और बाकी ग्रहों के स्पष्ट डिग्रियां हैं। स्पष्ट मान क्या होता है दोस्तों, जिसमें आप एक राशि हमेशा पीछे लिखते हैं। जैसे मेरा लगन 10 नंबर है फॉर एग्जांपल, तो मैं इसको लिखूंगा 9 7 44, मतलब 9 डिग्रीज 7 मिनट्स 44 सेकंड्स, 9 डिग्री 7 अंश और 44 कला। तो इसको इस तरह से लिखा जाता है। इसका मतलब यह है कि मेरा 10 नंबर लगन है। तो अब देखिए, इसको आपको कुंडली कैसे बनानी है, ये पूरा चार्ट है, इसको आप नोट कर लें। अब देखिए, मेरा लगन जो है मकर राशि में है दोस्तों। 9 का मतलब है 9 राशियां पार कर चुका है, मकर राशि में चल रहा है। तो मकर राशि आपको यहाँ फिंगर रख लेनी है। मकर राशि यहाँ पे आ गई और 7:44 डिग्रीज पे है, यानी कि ये 7:30 डिग्रीज तक 2 नंबर लगन आ रहा था, उसको क्रॉस कर चुका है। तो 3 नंबर लगन आएगा दोस्तों। तो D8 चार्ट का जो लगन होगा वो 3 नंबर होगा। आप यहाँ भी देख सकते हैं, प्लस जगन्नाथ होरा में भी जैसे मैंने आपको बताया है, वहाँ भी आप देखेंगे तो सेम यही कुंडली आपको मिलेगी। इसी तरह से बाकी प्लैनेट्स को भी हम फटाफट प्लेस्ड कर लेते हैं। देखिए सूर्य देव मेरे
7, 18, 12, इसका मतलब सूर्य देव मेरे वृश्चिक राशि में है। तो आपको वृश्चिक पे फिंगर रख लेनी है और 18, 12 डिग्रीज पे हैं, तो 18, 12 आएगा दोस्तों यहाँ। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि सूर्य 8 वृश्चिक राशि में और 18, 12 डिग्रीज पे हैं। तो वृश्चिक राशि में मैं यहाँ फिंगर रखूँगा, तो देखिए 18, 12 यहाँ पे आता है। तो वृश्चिक राशि के नीचे देखिए 1 नंबर आ जाएगा, तो यहाँ सूर्य जो है 1 नंबर राशि में आ जाएंगे। इसी तरह से चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा 10 नंबर राशि में है मेरे, तो 10 नंबर पे आप यहाँ देखेंगे और 26, 27 पे यानी कि लास्ट वाले कॉलम में आएंगे। तो देखिए मकर राशि का सबसे लास्ट जो आएगा, आप यहाँ से बिल्कुल सीधा देखेंगे तो 8 आ रहा है, चंद्रमा 8 में है। इसी तरह से मंगल देव मेरे तुला राशि में है और 059, तो 059 का मतलब है सेकंड वाले में आएंगे। तो तुला पे आपको तुला पे फिंगर रखनी है और सेकंड पे आ जाना है। मंगल देव 2 नंबर राशि में है। इसी तरह से बाकी प्लैनेट्स भी आप प्लेस्ड कर सकते हैं। राहु केतु D8 चार्ट में दोस्तों एक ही हाउस में रहते हैं। देखिए इसमें कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, ये ऋषि मुनियों द्वारा बनाए हुए रूल्स हैं, इनको आपको फॉलो करना पड़ेगा दोस्तों। तो राहु केतु एक ही हाउस में आते हैं दोस्तों। तो ये देखिए ये D8 चार्ट हमारा बन के रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं 3 नंबर लगन है, बाकी प्लैनेट्स मैंने सारे यहाँ प्लेस्ड कर दिए हैं दोस्तों। और किसी को भी अगर कैलकुलेशन होती है इसको समझने के लिए, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है डिस्प्ले होता रहेगा रेगुलर, और मैं प्रोनाउंस भी कर देता हूँ 8178711543। तो अब देखिए दोस्तों D8 चार्ट में आपको देखना क्या है। D8 चार्ट का मतलब क्या होता है। D8 यानी 8th हाउस को आपने ओपन करके देखा है, एक तरह से इसको आप इस तरह समझ सकते हैं। तो अष्टम हाउस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। अष्टम हाउस रिप्रेजेंट करता है आयु, लॉन्जिविटी को, गड़ा हुआ धन या इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी, आपको विरासत में मिलने वाली प्रॉपर्टी, अचानक अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ आप 8th हाउस से देखते हैं। फॉरेन कंट्री सेटलमेंट, जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं उनकी कुंडली में 8th हाउस बहुत पावरफुल होता है दोस्तों। 8th लॉर्ड या तो 11th हाउस में होंगे, या 8th लॉर्ड स्वयं 8th हाउस में ही होंगे, या 8th लॉर्ड 2nd हाउस में होंगे। बहुत सारे इसमें कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो गुप्त विद्याएं जिसको आप कह सकते हैं, ये आप इससे देख सकते हैं। डाउन द अर्थ, छुपे हुए रहस्य ज़मीन के नीचे, सीक्रेट लव अफेयर्स भी आप 8th हाउस से देख सकते हैं दोस्तों। तो बहुत सी चीज़ें हैं 8th हाउस से देखने के लिए। तो आपको अब सबसे पहले 8th हाउस यानी D8 चार्ट में क्या देखना है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों D8 चार्ट में जो भी लगन आएगा, उसके लगन लॉर्ड अगर D8 चार्ट में ही केंद्र में आ जाएंगे तो ये आपके लिए एक नेगेटिव फैक्टर हो जाएगा दोस्तों। D8 चार्ट में जो भी लग्नेश बने वो केंद्र में नहीं आने चाहिए। अगर वो केंद्र में आ जाते हैं और भाग्यवश उसकी दशा या अंतरदशा आपको चल रही होगी, तो उस पीरियड में आपको बहुत ज़्यादा कष्ट होगा, एक्सीडेंट होने के भी चांस उस केस में होते हैं दोस्तों। तो केंद्र आपका खाली होना चाहिए। अगर केंद्र आपका खाली होगा तो एक तरह से मान लीजिए सेविंग फैक्टर है। अब बात करते हैं D8 चार्ट के 8th लॉर्ड। अगर D8 चार्ट के 8th लॉर्ड भी स्ट्रांग हो जाएंगे और केंद्र में आके बैठ जाएंगे तो उनकी दशा अंतरदशा में बहुत अप डाउन्स होंगे दोस्तों। यहाँ देखिए इस कुंडली में D8 के जो 8th लॉर्ड है, D8 चार्ट के जो 8th लॉर्ड हैं वो शनिदेव हैं। शनिदेव एग्जॉल्टेड हैं लेकिन त्रिकोण भाव में आ गए हैं दोस्तों। तो इतना ज़्यादा कष्ट नहीं देंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि ये पावरफुल हो गए हैं तो अप्स एंड डाउन्स 100% देंगे। और अगर शनिदेव की दशा चल रही होगी, जिसकी भी कुंडली होगी उनकी अगर शनिदेव की महादशा चल रही है तो आप उनसे पूछ सकते हैं शनिदेव की महादशा में उनको बहुत अप डाउन्स फेस करने पड़े होंगे। तो अभी मेरी भाग्यवश दोस्तों शनिदेव की दशा ही चल रही है, तो मैंने बहुत अप डाउन्स अपनी लाइफ में देख ली हैं। 2010 में मेरी शनिदेव की महादशा स्टार्ट हुई थी, तब से लेकर अब तक मैं अप्स एंड डाउन्स
फेस कर रहा हूँ दोस्तों। देखिए, ये सबके अपने अपने प्लैनेट्स होते हैं, इसमें आपको किसी भी तरह से घबराने की कभी कोई आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। अब D8 के लग्नेश बुध भी त्रिकोण भाव में है, तो ये भी एक तरह से सेविंग फैक्टर है दोस्तों। अगर यही बुध केंद्र में आ जाते, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, तो बहुत कष्ट देते हैं। कुल मिला के एक जो फैक्ट है वो ये है दोस्तों कि D8 के लगन लॉर्ड कमज़ोर होने चाहिए, वीक होने चाहिए, केंद्र में नहीं होने चाहिए। और D8 के 8th लॉर्ड भी पावरफुल होके केंद्र में नहीं होने चाहिए। अगर वो कमज़ोर होके 6th हाउस में आ जाएंगे या 12th हाउस में चले जाएंगे, 3rd हाउस में चले जाएं, तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देते हैं। केंद्र में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देते हैं। अब आपको क्या करना है दोस्तों, जो आपकी लगन कुंडली है, अब मेरी लगन कुंडली जो है उसमें 8th लॉर्ड सूर्य देव हैं। लगन कुंडली में जो मेरी जन्म कुंडली है उसमें मेरे 8th हाउस में 5 नंबर राशि है, उसके लॉर्ड सूर्य देव हैं। तो सूर्य देव देखिए दोस्तों एग्जॉल्टेड है, लेकिन भाग्यवश वो 11th हाउस में आ गए हैं दोस्तों। 11th हाउस में कोई भी प्लैनेट किसी भी डिविजनल चार्ट में आप देखेंगे तो ख़राब रिजल्ट नहीं देता है। तो यहाँ पे सूर्य देव की जो अंतर्दशा होगी मेरे लिए बहुत अच्छी जा सकती है। और अभी भाग्यवश फिर से आज ये कुछ कोइंसिडेंस हो गया है, जब मैं D8 का चार्ट बना रहा हूँ मेरी सूर्य देव की अंतर्दशा भी चल रही है दोस्तों। शनि देव के साथ सूर्य देव की अंतर्दशा चल रही है। और बहुत समय पहले मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिस पे मैंने आपको डिटेल्स में ये बताया था कि मेरी सूर्य देव की दशा बहुत अच्छी जा रही है, उसमें मेरे को अचानक से कुछ गेन्स हो गए हैं दोस्तों। तो D1 यानी लगन कुंडली के 8th लॉर्ड D8 में लाभ स्थान में एग्जॉल्टेड हैं दोस्तों। तो इस पीरियड में अचानक से कुछ आपको नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लाभ मिल सकता है, किसी तरह का कोई गेन हो सकता है अनएक्सपेक्टेड। तो इस तरह से आपको कुछ पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ बता दिए, हालांकि इसमें और बहुत से पॉइंट्स हैं देखने के लिए। आपको 3rd हाउस भी देखना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि 8th से 8th 3rd हाउस भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे भी अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव होगा और कोई मेजर ऐसे प्लैनेट्स बैठे होंगे तो वो बुरा रिजल्ट देते हैं। अब D8 के 8th हाउस में अगर कोई मेलेफिक प्लैनेट्स होंगे, जैसे देखिए इस कुंडली में D8 में ही राहु केतु विराजमान है, ये एक डेंजरस सिचुएशन बन जाती है दोस्तों। राहु केतु की जब महादशा या अंतर्दशा आएंगी तो इनको शारीरिक रूप से कष्ट या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये कुछ छोटी सी टिप्स हैं जो मैंने D8 चार्ट के बारे में बताई हैं। इसको आने वाले समय में, अभी तो नहीं, एटलीस्ट अक्टूबर के मिड में मैं इस पर और वीडियोस बनाऊंगा। इसको एक चार्ट के साथ मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा दोस्तों कि एक व्यक्ति के D8 चार्ट में कैसी प्लैनेट्स की पोजीशन थी, उनका एक्सीडेंट हुआ और उनके फादर भी एक्सपायर हुए, उनको भी बहुत जो है चोटें लगी थी और कुछ बॉडी के पार्ट भी जो है म्यूटिलेट कर दिए गए, काट दिए गए। तो उनका चार्ट जो है मैं आपको विद एग्जाम्पल, जिसमें D8 चार्ट भी लेंगे और प्लैनेट्स दशा वगैरह सब कैलकुलेट करके मैं आपको एग्जाम्पल के साथ आने वाले समय में वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। लेकिन मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, जिन लोगों को ये कैलकुलेशन समझ नहीं आई हो प्लीज़ वो इसको दोबारा से आराम से समझें। आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे व्हाट्सअप करके मैसेज व्हाट्सअप कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि आपको आराम से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करवा दूँ। क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, कैसे कोई चीज़ कैलकुलेट करनी है या कोई चार्ट कैसे बन रहा है, तो वहाँ पे आपके फेलियर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं दोस्तों। कई बार किसी सॉफ्टवेयर में गलत कैलकुलेशंस भी दी रहती हैं। अगर आप मैनुअली कैलकुलेट कर सकते हैं तो आपको एक आइडिया लग जाता है, और अगर आप बहुत परफेक्ट हैं तो फटाफट आपके पास चार्ट्स जो हैं सब रेडी होने चाहिए। आपके A4 साइज़ पेपर में एक फ़ाइल बनी होनी चाहिए। जैसे ही आप कोई सॉफ्टवेयर देखते हैं, उसमें आपने D8 चार्ट देखा या D9 चार्ट देखा, तो आपके पास वो पेजेस होनी चाहिए ताकि आप फटाफट देखें कि ये लगन आ रहा है, ये राशि है, तो नवांश में क्या होना चाहिए। ये क्रॉस चेकिंग हमेशा आपको करते रहना चाहिए दोस्तों।
तो आज के लिए इतना ही। कल मैं जो मेरी कुंडली मिलान की 5th पार्ट है, नक्षत्रों का जो टॉपिक रह गया था वो मैं कल पूरा कर दूंगा दोस्तों। और उसके बाद मैं चाइल्ड बर्थ के ऊपर, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है, चाइल्ड बर्थ के ऊपर कुछ वीडियोस बनाने जा रहा हूं जो कि बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। बहुत सी नई इन्फॉर्मेशन मैं आपको उसमें दूंगा दोस्तों, जो आपको बहुत रेयर किसी अच्छी बुक्स में मिलेंगी, या बहुत अच्छे यूट्यूब चैनल्स जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनके चैनल्स पर शायद वो मिल सकती है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। शनिदेव से मैं आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।